Hello friends, a great welcome to the channel. Today's video is about American Literature DSC 10 subject for semester 3 BA English Honors, Delhi University. A very nice short story by Herman Melville जो कि Moby Dick के लिए काफी पॉपुलर है. Bartleby बी द स्क्रिवेनर. टाइटल का मतलब भी समझेंगे और पूरी स्टोरी को भी समझेंगे. आप एग्जाम में किस तरीके से एक आंसर लिख सकते हैं. That also we are going to understand in this video. एनईपी की प्रिपरेशन के लिए आप ये सभी प्लेलिस्ट्स देख सकते हैं. सभी सेमेस्टर्स के डीएससी, डीएससी, वीएससी, डीएसई इन सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स बनाई हुई हैं. बाटलबी द स्क्रिवेनर ऑफ अ स्टोरी ऑफ वॉल स्ट्रीट. ये आपको पूरा नाम याद रखना है, राइटर का नाम याद रखना है. सबसे पहले 1853 में 2 पार्ट्स में पब्लिश हुई थी, नवंबर एंड दिसंबर में. उसके बाद द पियाजा टेल्स नाम की एक पब्लिकेशन में 1856 में पब्लिश हुई थी, थोड़े से ऑल्टरेशंस के साथ. अब हम समरी जानते हैं. हमारे जो नैरेटर हैं वो एक एनोनिमस लॉयर हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स को हैंडल करते हैं. एक ऑफिस है उनका वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में. 2 क्लर्क्स या स्क्रिवेनर्स आप कह सकते हैं, जो कि नोट्स को कॉपी करने का, मैन्युस्क्रिप्ट्स को राइट डाउन करने का, ये सब काम किया करते हैं. टर्की एंड नेपर्स 2 स्क्रिवेनर्स या 2 क्लर्क्स ऑलरेडी हैं उनके पास, who copy documents by hand but increased business prompts him to advertise for a third one. एक और स्क्रिवेनर हायर करना चाहते हैं. ही हायर्स द वेरी डिस्पोंडेंट लुकिंग गाय जिनका नाम है बाटलबी, जो हमारे टाइटल कैरेक्टर हैं. तो इनको हायर किया जाता है और ये काफी हमेशा सैड से मूड में और एक डिस्पोंडेंट मूड में रहते हैं हमेशा. ऐसा लगता है कि जो पहले के एम्प्लॉयज हैं जो थोड़ा बिगड़ चुके हैं, उनको एक सूदिंग एनवायरनमेंट मिलेगा. उनकी ट्रिंक्वेलिटी, Bartleby की tranquility will suit the rest of the two, and rest of the two are already very hot tempered. तो ये जो पुराने एम्प्लॉयज हैं थोड़े हॉट टेम्पर्ड लगते हैं हमारे एनोनिमस नैरेटर को, और वो चाहते हैं कोई नया शांत सा एम्प्लॉय आए जो कि अपनी शांति ट्रांसफॉर्म करे मेरे पुराने स्टाफ पर. तो बाटलबी को हायर करते हैं. दैट इज द टाइटल ऑफ द स्टोरी, बाटलबी द स्क्रिवेनर. बाटलबी बड़े शांत इंसान थे, हमेशा काम काम और सिर्फ काम. इनिशियली बहुत काम करते हैं, ग्रेट वॉल्यूम ऑफ हाई क्वालिटी वर्क, बट वन डे when requested to help proofread a manuscript, he responds with what will become his standard reaction to every request: I would prefer not to. नहीं, मैं नहीं करूंगा. I would prefer not to continuously हर टास्क के लिए उन्होंने बोलना शुरू कर दिया. हमारे नैरेटर जी अब बड़े परेशान हुए, annoyed भी हुए. Bartleby gradually becomes to execute fewer chores, और एक दिन none तक पहुंच जाती है उनकी chores. अब कोई काम नहीं करते. बड़ा लंबा टाइम यहाँ वहाँ बैठे रहने में बिताते हैं, ऑफिस विंडो से बाहर देखते रहते हैं. द नैरेटर, हमारी स्टोरी के जो नैरेटर हैं, कई अटेम्प्ट्स करते हैं मुझे कुछ तो जानने को मिले इस पर्सन के बारे में. वे सोचते हैं बार बार कि वजह क्या है. दैट आई वांट टू नो. When the narrator visits the office one Sunday morning, एक दिन वो संडे मॉर्निंग को ही अपने ऑफिस में विजिट करते हैं और वो देखते हैं कि संडे मॉर्निंग, आज तो छुट्टी है, आज भी बाटलबी यहीं पर है, यहीं रहते हैं मतलब. तो उनको ऐसा लगता है कि मे बी दिस पर्सन इज वेरी डेस्परेटेड एंड नॉट हैविंग एनी बोर्डिंग और लॉजिंग, और काफी पुअर हैं शायद, इसीलिए यहाँ पर रहते हैं और बहुत उदास है. तो हमारे जो नैरेटर थे वो काफी सिंपैथेटिक पर्सन थे. द नोशन ऑफ This young man, Bartleby's life, makes our narrator very melancholy. हमारे narrator ये सब कुछ देखकर बड़े उदास हो जाते हैं कि किस तरीके से Bartleby ऑफिस में ही रह रहे हैं. अब धीरे धीरे वो टेंशन्स बढ़ती चली जाती हैं. बिजनेस एसोसिएट्स जो है वो वंडर करते हैं why Bartleby is often in the office yet does not appear to be working. आसपास के सभी एम्प्लॉयज, सभी बिजनेस क्लाइंट्स सब परेशान होने लगते हैं कि ये एक पर्सन आखिर करता क्या है. Sensing a threat to his reputation but emotionally unable to eject Bartleby, the narrator relocates his business to a new building. अब narrator इतने ज्यादा शांत इंसान है हमारे, इतने ज्यादा sympathetic person है कि he cannot say to some person कि तुम्हें मैं नौकरी से हटा रहा हूँ. तो कहते हैं इसको तो मैं नौकरी से हटा नहीं पाऊंगा, ये इसी ऑफिस में बैठा रहता है रात दिन, मैं अपना प्लेस लोकेट कर लेता हूँ. अब पुराने प्लेस पर नए टेनेंट्स आ जाते हैं. द न्यू टेनेंट्स ऑफ हिज ओल्ड प्लेस आस्क फॉर असिस्टेंस इन रिमूविंग बाटलबी. अब न्यू टेनेंट्स जो आते हैं वो कहते हैं तुमने सारा सामान रिमूव हो गया, सारे एम्प्लॉयज यहाँ से चले गए हैं, एक ये पर्सन है जो यहाँ से जाता ही नहीं है. नैरेटर को इन्फॉर्म किया जाता है कि आप इस पर्सन को, अपने पुराने एम्प्लॉय को यहाँ से हटाइए. अब नरेटर को भी लगता है कि अब तो
मैंने प्लेस शिफ्ट कर लिया, आई हैव नॉट गिवन हिम अ न्यू एम्प्लॉयमेंट, अब मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। एक दो हफ्ते इसी तरीके से बीत जाते हैं इसी टग वॉर के बीच में, एंड सेवरल अदर टेनेंट्स ऑफ द नरेटर्स प्रीवियस ऑफिस बिल्डिंग अप्रोच हिम अबाउट बाटल बे, कि बाटल बे तो एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, यहीं बैठे रहते हैं, जितना मर्जी हम उन्हें इस प्लेस से हटा लें, ही कीप्स ऑन सिटिंग हियर, ही कीप्स ऑन सिटिंग एट द बिल्डिंग स्टेयर्स ऑल डे एंड स्लीप्स इन द डोरवे, यहीं सोते हैं, यहीं जागते हैं, यहीं सीढ़ियों पर बैठे रहते हैं। अब हमारे नैरेटर को मिलना ही पड़ता है, उन्हें लगता है नहीं अब तो द थिंग इज गेटिंग सीरियस, ही सीक्स टू रीजन विद हिम, टॉक टू हिम, कम्युनिकेट विद हिम, ही सजेस्ट, हमारे नैरेटर सजेस्ट करते हैं बार्टलबी को बहुत सारे करियर ऑप्शंस, चूज कर लीजिए कोई भी, इवन एंकरेज करते हैं कि मेरे साथ रहिए जब तक एक बेटर ऑप्शन नहीं मिल जाती, तो सी हाउ हेल्पिंग हैंड ही इज। But Bartleby keeps on ignoring anything and keeps avoiding the answers. To avoid being harassed by the landlord and tenants, the narrator flees the building and the neighborhood for several days. अब हमारे narrator को लगता है कि अब क्या किया जाए, तो कुछ दिन के लिए वो abscond हो जाते हैं, अपने आप को गायब कर देते हैं। थोड़े दिन बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि लैंडलॉर्ड ने तो पुलिस को कांटेक्ट किया है, कोई भी शायद ऐसा ही करेगा। The authorities apprehended Bartleby and imprisoned him in the tombs as a vagabond. जैसे कोई आवारा लोग होते हैं, गुंडे लोग होते हैं, उनको जैसे किसी तरीके से बंद कर दिया जाता है, उस तरीके से इम्प्रिजन कर दिया जाता है बार्टलबी को बाय ऑल दी अथॉरिटीज। और हमारे नैरेटर जानते थे कि दिस बार्टलबी पर्सन कैन बी एनीथिंग बट नॉट अ वेगाबॉन्ड, एक आवारा इंसान तो नहीं है वो। He goes to see Bartleby, who rejects him and bribes a cook to ensure he has enough food. तो एक कुक को कहते हैं कि अच्छा ये मुझसे बात तो नहीं कर रहा है, चलो तुम ये इंश्योर कर दो कि बाटल भी शुड कीप गेटिंग गुड फूड, सो दैट हेल्पिंग और नरेटर इज, नरेटर जी थोड़े दिन बाद चेक करने के लिए आते हैं बाटल बी को कि क्या उन्हें अच्छा खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, बट बाटल बी इज डेड हैविंग चोजन नॉट टू इट, बाटल बी ने खाना खाना भी छोड़ दिया धीरे धीरे, एंड ही डाइड। कई महीनों बाद हमारे नैरेटर बाटलबी के बारे में एक र्यूमर सुनते हैं दैट ही हैड वंस वर्कड इन अ डेड लेटर ऑफिस। ये वर्ड्स यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट लिखे गए, आप भी एग्जाम में इनको बोल्ड या हाईलाइट करके लिखिएगा, डेड लेटर ऑफिस। डेड लेटर ऑफिस होता क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले स्टोरी का एंड देखते हैं। एंड कंसिडर्ड हाउ दिस मे हैव इन्फ्लुएंस्ड हिम, डेड लेटर ऑफिस में काम करना किसी को मेंटली कितना इन्फ्लुएंस कर जाता है, दैट इज व्हाट आवर नैरेटर इज कंटेम्पलेटिंग अबाउट। The story concludes with the narrator stating our Bartleby, our humanity. अब हम समझेंगे इस डेड लेटर ऑफिस का सिग्निफिकेंस क्या है। डेड लेटर ऑफिस, ये टर्म जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। डेड, मरा हुआ लेटर तो नहीं हो सकता, लेकिन वो लेटर का ऑफिस जिसमें ऐसे लेटर्स पाए जाते हैं which for some or the other reason could not be delivered to their intended destination. representation of failed communication, I'll say, कोई किसी की तरफ रीच करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ना लैंग्वेज के थ्रू ना किसी भी और कम्युनिकेशन के थ्रू, उन लेटर्स को एक जगह संभाल कर रख दिया जाता था, उनको भी एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, ऐसा नहीं है कि देखभाल नहीं की जाती थी। तो डेड लेटर बेसिकली एक सिंबल है डिसकनेक्शन का, फेलियर का, कि लैंग्वेज फेल हो रही है प्रॉपरली कम्युनिकेट करने में। तो डेड लेटर ऑफिस में जब हमारे बाटल बी ने काम कर लिया तो उसके बाद वो धीरे धीरे एक डेड पर्सन बनते चले गए। उन्हें लगा कि जब लैंग्वेज ही सफिशिएंट नहीं है किसी से बात करने के लिए तो मैं किसी से बात क्यों करूं, लैंग्वेज अपने आप में एक सफिशिएंट रिसोर्स नहीं है, सफिशिएंट मीन्स नहीं है। जिस तरीके के वो लेटर्स हुआ करते थे जिनको बाटल भी हैंडल किया करते थे, उसी तरीके के बाटल भी खुद ही एक इंसान बन गए। तो देखिए पूरी स्टोरी में थीम क्या है, आइसोलेशन, अकेलापन, पैसिव रेजिस्टेंस एंड द फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन। वो इंसान कितना अकेला है इस दुनिया में, वो लेटर्स, डेड लेटर्स उसी का रिप्रेजेंटेशन है। कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता, आप किसी से बात करने की कोशिश करें लेकिन वो कम्युनिकेशन आपका उस पर्सन तक पहुंचे ही नहीं, तो वो किस बात का कम्युनिकेशन। आप जितना मर्जी किसी चीज को रेजिस्ट कर लें, दैट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू रिमेन पैसिव अनलेस एंड अनटिल अदर पर्सन इज अप्रोचिंग यू इन द सेम वे। स्टोरी के ऑथर हरमन मेलविल हैं। He actually reflected all the intriguing and elusive qualities of Bartleby the Scrivener. किस तरीके से एक पर्सन अपने
जिस तरीके के एनवायरनमेंट में रहता है ना, वो एनवायरनमेंट उसके दिमाग पर कितना हावी हो जाता है, दैट हैज बीन शोन। डेड लेटर्स ने हमारे बाटल बी को ही एक तरीके का डेड पर्सन बना दिया। और ये जो फ्रेज है वो बहुत पॉपुलर हो गया था, आई वुड प्रेफर नॉट टू। आई वुड प्रेफर नॉट टू एक फेल्ड कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा सिंबोलिज्म रिप्रेजेंटेटिव है। पावरफुल सिंबोलिज्म ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस एंड एग्जिस्टेंशियल एंग्स्ट। किसी के अंदर अगर कोई गुस्सा है किसी चीज को लेकर कि मैं हूं ही क्यों, मुझे ये काम करना ही क्यों है, अल्टीमेटली तो आई डू हैव टू डाई वर्किंग हार्ड फॉर मी माय फैमिली एंड एवरीथिंग। हर कुछ एक सेम ऑर्डर में घूमता रहता है, वी गेट अप अर्ली, वेरी अर्ली particular day, we keep on grudging the whole day, and then again we sleep, and then again we start the same routine. So it is better, I would prefer not to. Human condition एक टाइम पर कैसी हो गई थी इस दुनिया की कि पीपल स्टार्टेड जस्ट सेइंग आई वुड प्रेफर नॉट टू टू देमसेल्व्स। और यहाँ पर हरमन मेलविल ने इसी फ्रेज को कैरेक्टर के लिए यूज किया, एक ऐसा कैरेक्टर जिसको लगता है कि अल्टीमेटली नथिंग मैटर्स, सो आई वुड प्रेफर नॉट टू। आई वुड प्रेफर नॉट टू ये फ्रेज और क्या क्या दिखाता है, ये क्वेश्चन आपको अगर आ जाए तो आप पहले स्टोरी का इंट्रोडक्शन लिखिए, बाटल बी के बारे में बताइए स्टोरी बताते हुए, और किस तरीके से ये फ्रेज इतना पॉपुलर है। बाटल बी की एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को हमें दिखाता है, उनकी स्ट्रगल की, उन्हें लाइफ का मीनिंग, लाइफ का पर्पस जानना था कि आखिर मैं हूँ क्यों। It also suggests a sense of resignation and disillusionment with the maintained tasks for life. वही मैंने आपको बताया ना कि we get up and then we drudge whole day and then we sleep and then the same drudging starts. अगर किसी ने myth of Sisyphus कभी सुना है तो उससे relate कर सकते हैं आप। Okay? तो पाटिल भी अपने अपने आसपास की दुनिया से perfectly disengage हो गए थे. That is the theme of the story. तो Bartle's B's refusal to conform or practice in the daily routines of office life reflects a broader existential dilemma faced by individuals in a modern bureaucratic society. कि हम क्या करते हैं पूरा दिन, उसका अल्टीमेटली होता क्या है, और अगर किसी के दिमाग में ये थॉट आ जाए कि अल्टीमेटली तो वी हैव टू डाई, तो शायद पर्सन विल कीप ऑन सेइंग फॉर द होल लाइफ आई वुड प्रेफर नॉट टू, तो इतनी मेहनत करके करना ही क्या है। लेकिन कहीं भी ये स्टोरी आपको ये मैसेज नहीं देती है कि आपको मेहनत करने से कुछ नहीं मिलेगा, बट अपने आसपास की कंडीशंस हमारे दिमाग पर किस तरीके से, हमारे आसपास की कंडीशंस हमारे दिमाग पर किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती हैं, दैट हैज बीन शोन। लेट मी रिमाइंड यू अगेन अबाउट ऑल दीज प्लेलिस्ट्स जिनकी हेल्प से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई प्रोवाइड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन टू। Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments. And a great good luck for your exams.